फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये रात तो यहीं गुजारो, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं तुम्हारे पास बार बार भी नहीं आ सकता। हो सकता है मिलिट्री का कोई सादा लिबास वाला दरगाह के करीब रहकर मेरी निगरानी कर रहा हो। रात को वो आया तो मुझे 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार देकर फ़ौरन ही वापस चला गया। मैंने रोटी खाकर पानी पिया और तख्त पर लेट गया। अब मतवल्ली ने बाहर से दरवाजे पर ताला भी डाल दिया था। मैंने लालटेन बुझा दी और सोने की कोशिश में आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तरह तरह के ख्याल सता रहे थे। अचानक ऊपर से भक्ति गीत गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। रात की गहरी खामोशी में ये आवाज़ बड़ी पुरसोज लग रही थी। शायद कोई अकीदतमंद दरगाह के सामने बैठा गा रहा था। ये सीआईडी का आदमी भी हो सकता था। मैं उठ बैठा। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। किसी वक्त दूर सड़क से कोई ट्रक या लारी के गुजरने की मदम सी आवाज़ भी आ जाती। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। शुरू शुरू में तो नींद ना आई, फिर मेरी पलकें अपने आप बोझल होने लगीं। लेकिन ऐन उसी वक्त तहखाने की तारीकी में सब्ज रंग का धीमा सा गुबार फैलने लगा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रोशनी का रंग हल्का सब्ज था और तहखाने के एक कोने से फैलती हुई महसूस हो रही थी। मैं उठकर इस कोने को टटोलने ही वाला था कि मुझे वहाँ एक सफ़ेद पोश इंसानी हेउल्ला सा दिखाई देने लगा। मैं अपनी जगह साकत रह गया। मुझे अपना आप पत्थर की तरह भारी लगने लगा। इसके सफ़ेद बुराक लिबास से सब्ज रोशनी की किरणें फूट रही थीं। अजीब बात थी कि मुझे खौफ की बजाय सुकून महसूस होने लगा। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया, लेकिन मुझ में बोलने की सकत नहीं थी। मेरे कानों तक धीमी मगर साफ सरगोशी पहुंचने लगी। इस्लाम की खिदमत के लिए, इस्लाम के किले पाकिस्तान की खिदमत के लिए तुमने जान की बाजी लगा रखी है। खुदा सब कुछ देख रहा है। तुम इस वक्त मसाइब के बंवर में फंस चुके हो। सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई और तुम्हें इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हारी मदद के लिए ज़ाहिर हुआ हूँ। जब मैं चला जाऊँ तो तुम्हें अपने गले में जंजीर से बंधा हुआ तांबे का एक कोना नक्श मिलेगा। दुश्मन तुम्हारे सामने हो तो कलमा तैयबा पढ़कर इस नक्श पर निगाह डालते हुए अपने दुश्मन की तरफ देखना। फिर तुम अपने दिल में इस दुश्मन को जो हुक्म दोगे वो वही करेगा, और जब तक वो तुम्हारी निगाहों के सामने रहेगा वो तुम्हारा मती होगा। याद रखो, तुम इस नक्श को 24 घंटे में सिर्फ एक बार काम में ला सकोगे। इससे ज़्यादा हम कायनात के अवामल में दखल नहीं दे सकते। और इस नक्श की हिफाजत करना। मुकद्दस सफ़ेद पोश हेओला गायब हो गया तो सबज नूरानी रोशनी का गबार भी सिमट कर निगाहों से ओझल हो गया। गैर इरादी तौर पर मेरे हाथ अपने गले की तरफ बढ़े। मैं ये देखकर सन्नाटे में रह गया कि मेरी गर्दन में एक जंजीर के साथ बंधा तांबे का तकोना नक्श लटक रहा था। मैंने लालटेन जलाकर गौर से देखा। इस पर सिवाय चंद आड़ी तिरछी गहरी लकीरों के और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज हो गया। मैं सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। रोते रोते हिचकी बंद गई। अल्लाह अल्लाह, मैं अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करूं कम है। खुदा जाने मैं कब तक सजदे में पड़ा रोता और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा। फिर वहीं किसी वक्त मुझे नींद आ गई। आंख इस वक्त खुली जब मतवल्ली शाने से हिलाकर मुझे जगा रहा था। वो मेरे लिए चाय डबल रोटी लाया था। वो कहने लगा, रात एक सिख दरगाह के बाहर बैठकर भक्ति गीत गाता रहा। हो सकता है वो इंडियन सीआईडी का आदमी हो, मगर अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तुम अभी यहीं रहो। वो खामोश हो गया। मैं अपने साथ इससे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैंने इसी रात के वाक़ये के बारे में कुछ ना बताया। अपने गले का नक्श मैंने सब्ज़ चादर के अंदर छुपा रखा था। मैं आज यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। लेकिन तुम जहाँ जाओगे? दुश्मन ने जगह जगह जाल बिछा रखा है। अखबार में आज भी तुम्हारी तस्वीर छपी है। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपये के इनाम के भी ऐलान किया गया है। अल्लाह मालिक है, मैंने सांस भरकर कहा। वो चाय की प्याली तख्त पर रखते हुए रुमाल से होंठ पूंछ कर बोला, अगर तुम किसी तरह छुपते छुपाते सरहिंद शरीफ पहुंच जाओ तो वहाँ मुजद्दिद साहब की दरगाह पर मेरा भाई गियास मुतवल्ली है। इसको जाकर मेरा नाम बताना, वो तुम्हें अपने पास छुपा लेगा। मेरा मिशन छुपा रहना नहीं था।
मुझे मैदान अमल में कूद पड़ना था। मैंने इसका दोबारा शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मेरे लिए बाजार से एक नया जोड़ा ला दे और प्रकाश चंद के नाम से किसी भी मेल ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जलंधर से दिल्ली तक एक सीट रिजर्व करवा दे। वो रजामंद हो गया। मैंने कुछ रकम इसे दे दी। दोपहर को वापस आया तो खद्दर के थैले में मेरा सामान ले आया था। इसने जेब से एक टिकट निकालकर मुझे दिया और बोला, ये फ्रंटियर मेल का टिकट है, गाड़ी रात के 9:15 बजे जलंधर पहुंचती है। फिक्र ना करो, मैं खुद ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा और लिबास तब्दील कर लिया। रात 8:45 बजे इसने एक साइकिल रिक्शा लाकर दरगाह के पिछवाड़े खड़ा कर दिया और मुझे तहखाने से निकाला। वो मुझसे गले मिला तो रंधी हुई आवाज़ में बोला, बेटा, मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा खिदमत करना चाहता था, मगर हम मुसलमान यहाँ मजबूर हैं। मैंने इसका हाथ थाम कर दिली शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठ गया। मतवल्ली ने रिक्शे वाले सिख से कहा, सरदार जी, लाला जी को स्टेशन पर पहुंचा दो, कांग्रेस के बड़े मशहूर लीडर हैं। रिक्शा रात की तारीकी में जलंधर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। 15-20 मिनट बाद दूर से रेलवे स्टेशन की रोशनियां नजर आने लगीं। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां काफ़ी रौनक थी, लेकिन मिलिट्री पुलिस का कोई आदमी नहीं था। गेट पर सिख टिकट चेकर खड़ा टिकट देख रहा था। मैंने टिकट दिखाया। इसने मार्क करके टिकट मेरे हवाले किया और बोला, महाराज, गाड़ी 20 मिनट लेट हो गई है। कोई बात नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद। ये कहकर मैं प्लेटफार्म पर आ गया और वेटिंग रूम की तरफ बढ़ा। वेटिंग रूम के बाहर मिलिट्री पुलिस के 2 सिपाही खड़े बातें कर रहे थे। मैं सुकून से इनके करीब से गुजरकर वेटिंग रूम में दाखिल हो गया और फिर कोने वाले एक खाली कुर्सी पर बैठ गया और मेज से अंग्रेजी का अखबार उठाकर अपने चेहरे के आगे कर लिया। इसी सफ़े पर मेरी तस्वीर छपी थी और 5,000 रुपये के इनाम का भी ऐलान था। कम बख्त गाड़ी को भी आज ही लेट होना था। खुदा खुदा करके 9:30 बजे बाहर प्लेटफार्म पर कुलियों की भाग दौड़ की आवाज़ें आने लगी। मुसाफिर सामान उठाकर बाहर निकलना शुरू हो गए। मैं भी प्लेटफार्म पर निकल आया। ट्रेन आ गई। फर्स्ट क्लास के तीसरे कंपार्टमेंट के बाहर मेरे नाम की चिट लगी हुई थी। ये 2 सीटों वाला कोपे था। दूसरी सीट खुशकिस्मती से खाली थी। मैं डब्बे में घुसकर सीधे बाथरूम में चला गया और मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद गाड़ी ने विसल दिया तो मैं बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर बैठ गया। गाड़ी ने सीटी बजाई और गाड़ी चल दी। मैं खिड़की के शीशे में से जलंधर शहर की कोठियों और मकानों की रोशनियों को तेजी से पीछे जाते हुए देखने लगा। गाड़ी लुधियाने के स्टेशन पर रुकी तो डब्बे में एक मोटा ताजा लाला हाँफता हुआ दाखिल हुआ। कुल्ली इसका सामान रखने लगा। लाले ने धोती कुर्ता पहन रखा था। इसने लड़ झगड़ कर कुल्ली को रुखसत किया और राम राम करता अपनी सीट पर विराजमान हो गया। महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। ये कुल्ली तो लूटते हैं मुसाफिरों को। बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि सिंधु लाले ने अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी और दिल्ली में कपड़े का कारोबार करता था। देर तक बोलता रहा, फिर सीट पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद इसके खराटे गूंज रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती बागी चली जा रही थी। अंबाला गुजर गया। मेरठ छावनी पर मैं चौकन्ना हो गया। हिंदू लाले ने खिड़की खोलकर बाहर किसी छापड़ी वाले को आवाज़ दी और इसे कचौरियां लेकर खाने लगा। बड़े कुर्ब अमेज इंतजार के बाद गाड़ी मेरठ छावनी से रवाना हुई। दिल्ली के करीब करीब पू फटने लगी। मोटा लाला अभी तक खराटे ले रहा था। दिल्ली आया तो दिन काफ़ी निकल आया था। एक बार फिर मैं भारत के दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था, जहां से मैं जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा था। ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो मैं मुसाफिरों की हजूम में घुस गया और गेट की तरफ बढ़ने लगा, जहां लोगों का काफ़ी रश था। गेट से निकलकर लॉबी में से गुजर रहा था कि मेरी निगाह सतून के पास खड़े कमीज पतलून वाले एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी, जो शक्ल से CID का आदमी लगता था। मैं सुकून से चलता गया। अभी मैं लॉबी की सीढ़ी से दूर ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, महाशय जी, कहाँ से आ रहे हो? मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था। मैंने बड़ी खंदा पेशानी से इसे प्रणाम करते हुए कहा, मेरठ से आ रहा हूँ महाराज। वहाँ कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। बोला, महाराज, ज़रा मेरे साथ चलिए। वो सामने वाले कमरे में साकी कांग्रेस कमेटी के लीडर साहब ने आपको बुलाया है। मैंने सामने वाले कमरे की तरफ देखा।
वहाँ एक सिख फौजी खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। एक पल के लिए मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। सिख फौजी ऊंचा लंबा जवान था। वो हमारी तरफ बढ़ा। सीआईडी वाले ने इसकी तरफ देखकर कहा, सरदार जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये महाशय जी वही हैं जिसकी आपको तलाश है। इसे अंदर ले चलें। मैं इन दोनों के दरमियान बेबस सा होकर रह गया। इससे पहले कि मैं कोई एक्शन करता, वो मुझे धकेल कर कमरे में ले गया। सिख फौजी ने मेज के दराज से अखबार निकाला तो मेरी जान हवा हो गई। वो कभी अखबार में छपी हुई तस्वीर और कभी मेरी तरफ देखता। अचानक वो कुर्सी से उठा। इसने पिस्तौल निकालकर मेरी तरफ तान लिया और गर्जदार आवाज में बोला, बह जाओ उत्थे। सरदार जी, मेरा इनाम ना भूल जाना। सीआईडी वाला कहने लगा, तुम बाहर जाओ। सिख फौजी ने इसे झटक कर कमरे से निकाल दिया। फिर मेरी तरफ घूरते हुए रिसीवर उठाया और कोई नंबर मिलाने लगा। गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श को आजमाने का वक्त आ गया था। मैं जेब से जहरीला सिगार निकाल कर नहीं सुलगा सकता था। वक्त बहुत कम था। अगर इसने फ़ोन पर कंपनी कमांडर को इतला कर दी तो फौज का पूरा दस्ता यहाँ आ जाएगा। मैंने बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक दिल ही दिल में कलमा तैयबा पढ़कर नक्श पर एक निगाह डाली। फिर सिख फौजी की तरफ देखने लगा। मैं कांग्रेस लीडर हूँ, तुम मुझे जानते हो। मुझे अपनी हिफाजत में यहाँ से निकाल लो। मैंने अपने सामने खड़े पिस्तौल वाले सिख फौजी की आंखों में आंखें डालकर ये फिक्रे दिल में दोहरा दिए। नक्श के असरात का इंतजार करने लगा। अचानक सिख फौजी के चेहरे पर तासुफ और मलाल का तासुर उभरा। इसने पिस्तौल मेज पर रख दिया और मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, महाशय जी, मुझे क्षमा कर दे। मेरे आदमी से गलती हो गई। भला आपको कौन नहीं जानता। दरअसल आपकी शक्ल इस पाकिस्तानी जासूस से बहुत मिलती जुलती है जिसकी हमें तलाश है। आइए, मेरी गाड़ी आपको छोड़ आती है। मैं इसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे रहा था। वो मुझे साथ लेकर फौजी ऑफिस से बाहर आ गया। वो बड़े अदब और एहतराम के साथ मेरे हमरा चल रहा था। हिंदू सीआईडी वाले ने जब ये मंजर देखा तो हैरत से हमारा मुंह तकता आगे बढ़ा ही था कि सिख फौजी ने कहा, बंदा बंदा देख लिया करो। एक तरफ फौजी जीप खड़ी थी। इसने मुझसे पूछा, महाशय जी, आप कहाँ जाएंगे? मैंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन का नाम ले दिया। मुझे मालूम था कि वहाँ से नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन दूर नहीं है और वैसे भी ये मुसलमानों की बस्ती थी और वहाँ मुझे कुछ देर के लिए पनाह मिल सकती थी। सिख फौजी ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन की बस्ती में छोड़ आए। सिख फौजी ने बड़े एहतराम से मुसाफा किया। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर दिल में इसे मुखातब करके कहा, मेरे जाते ही भूल जाओगे कि तुम किसी कांग्रेसी लीडर या मशकूक आदमी से मिले थे। ये कहकर मैं जीप में सवार हो गया। जीप रवाना हो गई। जब सिख फौजी मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने हिंदू ड्राइवर से कहा कि तेज तेज चले। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। यहाँ मेरा जाने वाला भी नहीं था। एक एतबार से ये बात मेरे हक में ही जाती थी। ये बात वाज़ह थी कि सिख फौजी तो मेरे नक्श के असर की वजह से मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन हिंदू सीआईडी वाला मुझे फौजी जीप में जाते देख चुका था। वो यही समझेगा कि सिख फौजी ने रिश्वत लेकर मुझे छोड़ दिया है, लिहाजा मुझे गिरफ्तार करवाने की सरतोड़ कोशिश करेगा। इस तरह एक तो इसकी तरक्की होगी, 5000 रुपये इनाम भी मिलेगा। ज़हर, जब फौजी जी मुझे छोड़कर वापस आएगी तो ड्राइवर से ज़रूर पूछेगा कि मुझे कहाँ छोड़कर आया है और फिर वो मिलिट्री पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। ये भी हो सकता था कि मुझे फौजी जीप में जाता देखकर इसने रेलवे स्टेशन से किसी करीबी फौजी दफ्तर में फ़ोन कर दिया हो और सिपाही मेरी तलाश में निकल चुके हों। सूरत हाल खासी नाजुक थी। जीप बस्ती निज़ामुद्दीन में दाखिल हुई तो मैं ड्राइवर को गलत राह पर डालने के ख्याल से एक होटल के सामने उतर गया। इसे ये तासुर दिया कि मैं इसी होटल में मुकीम हूँ। जीप निगाहों से ओझल हुई तो मैंने एक रिक्शा लिया और इसे दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ चलने के लिए कहा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मेरा कांग्रेसी लिबास था, जिससे जल्द अज जल्द निजात हासिल करने की ज़रूरत थी। पैसे मेरे पास थे। रिक्शा एक शॉपिंग सेंटर के करीब से गुजरा तो मैं वहाँ उतर गया। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर था जिसमें हर किस्म की दुकानें और स्टोर थे। एक स्टोर रेडीमेड कपड़ों से भरा हुआ था। मैं शीशे की अलमारी में लटका हुआ समर सूट देख रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि एक शख्स काउंटर के पास खड़ा मुझे घूर रहा है। ऐसी हालत में मेरा यहाँ कांग्रेसी लिबास उतार कर समर सूट पहन कर निकलना मशकूक बना सकता था। चनाचा मैं कुछ खरीदे बगैर ही स्टोर से निकल आया। फिर दूसरा रिक्शा लिया
और दरगाह की तरफ चल दिया। रास्ते में एक मिलिट्री पुलिस की जीप करीब से गुजर गई। मैंने रिक्शे वाले को एक बाजार में मुड़ने को कहा। थोड़ी दूर जाकर उतर गया। साथ साथ बनी हुई क्वार्टर नमा छोटी कोठियों वाला इलाका था। इधर उधर छोटी सड़कें एक दूसरे को काटती गुजर रही थीं। मैं एक मकान के सामने से गुजर रहा था कि बोर्ड पर डॉक्टर नूरुल हसन ज़ैदी होमियो लिखा देखा। मैंने घंटी बजा दी। दरवाज़ा एक पुख्ता उम्र के दुबले पतले अचकन पोश बुजुर्ग ने खोला। इन्होंने अपने सामने एक कांग्रेसी लिबास वाले लीडर नुमान नौजवान को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दरियाफ्त किया कि मुझे किससे मिलना है। डॉक्टर नूरुल हसन ज़ैदी साहब, आप ही का नाम है? मैंने पूछा। जी हाँ, तशरीफ़ लाइए। वो मुझे कोई मरीज समझकर अंदर ले गए और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फर्श पर घिसा पिटा कालीन बिछा हुआ था। पुरानी वज़ा के सोफे थे। दीवार पर करबलाए मौला के कता आवेज़ां थे। जदी साहब मेरे सामने सोफे पर बैठ गए और बोले, मरीजों को मैं आमतौर पर सुबह 9 बजे के बाद दुकान पर ही देखता हूँ, लेकिन आप तशरीफ़ ले आए हैं तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ज़ैदी साहब, मैं इस वक्त एक अजीब मुसीबत में मुब्तला हूँ, फरमाइए क्या हालचाल लायक है? मैंने बड़े राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया। ज़ैदी साहब, मेरा नाम सजाद रिजवी है। मैं मशरक़ी पाकिस्तान से जान बचाकर यहाँ आ गया हूँ। वहाँ मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का छोटा सा कारोबार था। मैं सियालकोट पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। डाका फाल हुआ तो वहाँ कत्ल आम शुरू हो गया।